बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1। तो चूँकि बायोलॉजी के अंदर ब्रांचेस हमारे कोर्स में टोटल 16 ब्रांचेस हैं, तो उन ब्रांचेस के हमने बनाए हैं 3 हिस्से। सबसे पहले लेक्चर में 5 ब्रांचेस, दूसरे में फिर 5 ब्रांचेस और तीसरे में इंशाल्लाह 6 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेस को स्टडी करने से पहले यहाँ पर एक लाजमी बात यह है कि ब्रांचेस किस बुनियाद पर बनाए गए हैं। अपने पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं जानदार चीज़ों के बारे में, तो वो जानदार चीज़ों के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमने ये कहा था कि जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के एरियाज हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जानदार चीज़ों के अंदर जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, और उनमें हर चीज़ को पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच बनाई गई है। तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेस बनाई गई हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज ऑफ स्टडी, मतलब जानदार चीज़ों के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, इस बुनियाद पर बायोलॉजी की ब्रांचेस बनाई गई हैं। और इसके बाद दूसरी चीज़ ब्रांचेस में जाने से पहले ये है कि ब्रांचेस बनाने का मकसद क्या है। तो ब्रांचेस बनाने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ को आसानी से समझने के लिए उसके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जाती हैं, और उन कैटेगरीज के ज़रिए से जब हमारे सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उन चीज़ों को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो बायोलॉजी के ब्रांचेस इसलिए बनाई गई हैं कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हम आसानी से समझ जाएं। तो आइए अपने ब्रांचेस की तरफ बढ़ते हैं। ब्रांचेस आज हम 5 ब्रांचेस पढ़ेंगे। उनमें एक मॉर्फोलॉजी है, दूसरी एनाटॉमी है, तीसरी हिस्टोलॉजी है, चौथी फिजियोलॉजी है और 5वीं एम्ब्रियोलॉजी है। तो सबसे पहली ब्रांच हमारे पास जो है मॉर्फोलॉजी। देखें, ये मॉर्फोलॉजी ब्रांच ये 2 ग्रीक लेटर वर्ड से मिलकर बनी हुई है। उनमें पहला ग्रीक वर्ड है मार्फ। मार्फ किसे कहते हैं? फॉर्म को या शेप को। फॉर्म कहते हैं हालत और शेप कहते हैं शक्ल। और इसके बाद इस नाम के अंदर जो दूसरा पार्ट है लोगोस। लोगोस का मतलब है स्टडी। अगर हम इन 2 अल्फाज से मार्फ और लोगोस इन दोनों को मिलाकर देखें तो मॉर्फोलॉजी की डिफिनीशन और मॉर्फोलॉजी का मतलब बनता है स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्म के बारे में पढ़ना, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप के बारे में पढ़ना, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। अब ये जो 3 चीजें हम पढ़ते हैं, फॉर्म है, शेप है और स्ट्रक्चर है, इनका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम जरा शेप को देखते हैं। तो शेप किसे कहते हैं? शेप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस। शेप का मतलब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, कि कोई चीज देखने से कैसे लगती है उसे नाम देते हैं शेप का। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर लिविंग बॉडी के अंदर देखें तो लिविंग बॉडी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी किडनीज है बीन शेप। बीन शेप का मतलब ये है कि वो बीन की तरह, लोबिया की तरह दिखाई देती है, इसलिए उनको बीन शेप कहते हैं। या अपने कुछ हड्डियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि फलां हड्डी बटरफ्लाई शेप है, फलां हड्डी किसी और शेप में है। तो उस शेप का मतलब ये होता है कि कोई चीज देखने से कैसी नजर आती है, उसको नाम देते हैं शेप का। और दूसरी चीज जो है हमारे पास वो है फॉर्म, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर्म्स का मतलब ये है कि लिविंग बॉडी के अंदर कोई भी हिस्सा हो, उस हिस्से की पोजीशन क्या है, मतलब वो किस तरीके से लिविंग बॉडी के अंदर है। कोई पार्ट हॉरिजॉन्टली लाई करता है, या कोई पार्ट वर्टिकली लाई करता है, या कोई पार्ट क्रॉस सेक्शनली लाई करता है। तो किस पोजीशन में कोई पार्ट है, इस चीज को हम पढ़ेंगे फॉर्म के अंदर। और इसी फॉर्म के अंदर दूसरी चीज ये है कि लिविंग बॉडी की स्ट्रक्चर्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो मैटर की कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर है। कोई चीज सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, और कोई चीज लिक्विड फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो गैसेस फॉर्म के अंदर भी हो सकती हैं। तो शेप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को, और फॉर्म कहते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट की पोजीशन को या उसकी फिजिकल स्टेट को। और इसके बाद मॉर्फोलॉजी के अंदर जो हम पढ़ते हैं आखिरी चीज वो है स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि लिविंग बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा, लिविंग बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा कि जो ऑब्जर्वेबल हो, जो क्या हो, ऑब्जर्वेबल हो का मतलब जिसका मुशाहदा किया जा सके या जिसको देखा जा सके। अब देखने में अगर हम किसी चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें, कोई पार्ट माइक्रोस्कोप के जरिए से नजर आता है तो वो भी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, और किसी पार्ट की ऑब्जर्वेशन अगर हो रही हो नेक्ड आई से तो वो भी आएगा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, तो पार्ट किसे कहते हैं? पार्ट का मतलब है, स्ट्रक्चर का मतलब है ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी या ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कैन ऑब्जर्व या व्हिच वी कैन सी अंडर माइक्रोस्कोप और फ्रॉम आवर नेक्ड आई। तो ये तीन चीजें हमारे पास हो गई कि फॉर्म किसे कहते हैं, शेप किसे कहते हैं और स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। अब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी चीज की फॉर्म के बारे में पढ़ें या किसी भी चीज की शेप के बारे में पढ़ें या किसी भी ऑर्गन की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो उस ब्रांच को नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी का। इसके बाद हमारे पास दूसरी ब्रांच है जिसका नाम है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है लफ्ज एनाटॉमी। उनमें पहला लफ्ज जो है, पहला वो है एना, पहला वर्ड है एना। एना का मतलब होता है अप, और इसके बाद दूसरा जो लफ्ज है वो है टोम। टोम का मतलब होता है कटिंग। एना का मतलब है अप और टोम का मतलब होता है कटिंग। अब अगर हम एना और टोम इन दोनों को मिलाएं तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक कंबाइन वर्ड बनता है, वो कंबाइन वर्ड है कटिंग अप। वो कंबाइन वर्ड कौन सा है? कटिंग अप। एनाटोम, इन दोनों को मिलाकर कंबाइनली इनका मतलब बनता है कटिंग अप। कटिंग अप का मतलब है किसी चीज को काटना। और इसके बाद दूसरा एक और ये है कि एनाटोमी का जो लफ्ज है ये पुरानी ग्रीक एनाटोम के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो एनाटोम जो है, एनाटोम का मतलब होता है डाइसेक्शन। एनाटोम का मतलब है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब यह है कि जब तजुर्बे के लिए या किसी और मकसद के लिए किसी डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म का, किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म के बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को काटते हैं और उन पार्ट्स को काट कर उनके बारे में जब पढ़ा जाता है तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं डाइसेक्शन का। तो मतलब पहले जब हम एनाटोम को देखें तो इसका मतलब भी होता है कटिंग अप, और फिर एनाटोम को अगर हम कंबाइन करके देखें तो इसका मतलब है डाइसेक्शन। और डाइसेक्शन का मतलब भी ये है कि बॉडी के किसी पार्ट को चीरना या बॉडी के किसी पार्ट को काटना। देखें, अगर हम बॉडी के किसी पार्ट को काटें या बॉडी के किसी पार्ट की डाइसेक्शन करें तो काटने से और डाइसेक्शन इन दोनों से किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हम जा सकते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जाकर डिटेल से उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसलिए एनाटॉमी को डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल डिटेल्ड स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ इंटरनल डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर ये इंटरनल और डिटेल्ड कहां से आया? तो इसके नाम से आता है क्योंकि एनाटोम का मतलब होता है कटिंग अप या डाइसेक्शन। और जब कटिंग और डाइसेक्शन करते हैं तो किसी भी पार्ट के अंदर जाया जा सकता है। इसलिए किसी भी पार्ट की स्ट्रक्चर को उसके अंदर से डिटेल के साथ पढ़ने का नाम है एनाटॉमी। और इसके बाद तीसरी ब्रांच हमारे पास है हिस्टोलॉजी। लेकिन हिस्टोलॉजी पर जाने से पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर भी हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर के बारे में, और एनाटॉमी के अंदर भी हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब एनाटॉमी के अंदर पढ़ी जाने वाली स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ी जाने वाली स्ट्रक्चर के अंदर क्या फर्क है? यहां भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यहां भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर इन दोनों की स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई फर्क ना हो तो दो ब्रांचेस बनाने की क्या जरूरत है? जब दो ब्रांचेस बनाई गई हैं इसका मतलब यह है कि बोथ स्ट्रक्चर्स हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स। यहां पर स्ट्रक्चर से मुराद है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर हमारी जो लिविंग बॉडी है ये मुख्तलिफ हिस्सों से बनी हुई है, और साथ अगर हम किसी प्लांट को देखें तो वो भी मुख्तलिफ हिस्सों से बना हुआ है। अब जब हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को प्लांट की बॉडी के पार्ट्स के साथ कंपेयर करें तो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा फैले हुए नहीं होते,
और प्लांट्स की बॉडी के अंदर उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। तो इस कंपैरिजन को समझने के लिए, स्ट्रक्चर की कंपैरिजन को समझा जाता है मॉर्फोलॉजी के अंदर। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इधर के स्ट्रक्चर से मुराद है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि मुख्तलिफ लिविंग बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है एनाटॉमी के अंदर, इस एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कि कोई स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर अभी किस हालत में मौजूद है, सिर्फ इसको पढ़ते हैं और इसका इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं कि फलां दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी हैं और यहाँ की स्ट्रक्चर्स कैसी हैं। तो एनाटॉमी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं वो है ओनली एंड ओनली प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एनाटॉमी के अंदर चूंकि किसी भी पार्ट को खोला जाता है, इसलिए हम यूं भी पढ़ते हैं कि एनाटॉमी के अंदर हम किसी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं टिश्यू लेवल पर या सेल लेवल पर। टिश्यू लेवल पर पढ़ते हैं या किसी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं सेल लेवल पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी ब्रांच, उस ब्रांच का नाम है हिस्टोलॉजी। तो ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। पहला ग्रीक वर्ड है हिस्टो, हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, और दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगोस, लोगोस कहते हैं स्टडी को। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे हिस्टो और लोगोस को, तो इनसे हमारे पास हिस्टोलॉजी की डिफिनीशन आती है। और वो डिफिनीशन क्या है? स्टडी ऑफ माइन्यूट डिटेल्स ऑफ टिश्यूज। माइन्यूट कहते हैं छोटे को, कि टिश्यूज के बारे में छोटी छोटी चीजों को भी तफसील के साथ पढ़ना, तो इसको नाम देते हैं हिस्टोलॉजी का। अब देखें, हिस्टोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं टिश्यूज के बारे में, और यहाँ पर एनाटॉमी के अंदर भी हमने पढ़ा था कि हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं टिश्यू लेवल पर, वहां पर भी टिश्यूज की स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। फिर एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है? तो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के अंदर डिफरेंस ये है कि असल में एनाटॉमी के अंदर भी आगे इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। तो इसकी किस्मों के अंदर एक एनाटॉमी आती है, उसे नाम देते हैं ग्रास एनाटॉमी। एक एनाटॉमी आती है, उसे नाम देते हैं ग्रास एनाटॉमी। ग्रास एनाटॉमी होती है GROSS, ग्रास एनाटॉमी। ठीक, तो ग्रास एनाटॉमी का मतलब है किसी ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना जिसे पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत न हो, तो उसको नाम देते हैं ग्रास एनाटॉमी। और ग्रास एनाटॉमी के साथ साथ एक और एनाटॉमी है, उस एनाटॉमी को नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या माइक्रो एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं या कहते हैं माइक्रो एनाटॉमी। तो ये जो हमारे पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी, इस हिस्टोलॉजी ब्रांच का दूसरा नाम है माइक्रो एनाटॉमी। इसका दूसरा नाम है माइक्रो एनाटॉमी। इसलिए हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि एनाटॉमी में भी हम टिश्यू लेवल पर पढ़ते थे और हिस्टोलॉजी के अंदर भी हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज हिस्टोलॉजी इज आल्सो ए सब ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, और इसका नाम क्या है? माइक्रो एनाटॉमी। माइक्रो एनाटॉमी का मतलब है ऐसे पार्ट्स के बारे में पढ़ना, टू स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स, कि ऐसे पार्ट्स के बारे में पढ़ना जिनके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत हो, तो उसको नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या माइक्रो एनाटॉमी। और इस हिस्टोलॉजी का दूसरा नाम माइक्रो एनाटॉमी है। इसके बाद चौथी ब्रांच आज के इस लेक्चर में हमारे पास है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी ये भी दो ग्रीक लेटर से मिलकर ये वर्ड बना हुआ है। उनमें पहला लेटर है फाइसिस। फाइसिस कहते हैं नेचर को, और नेचर किसे कहते हैं? नेचर का मतलब होता है फितरत। अब फितरत क्या है, जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं। फितरत का मतलब ये है कि किसी भी बनाने वाले की तरफ से बनी हुई चीज के अंदर जो खुसूसियात रखी होती है उसको नाम देते हैं फितरत का। और दूसरा इसके बारे में ये है कि फिजियोलॉजी ब्रांच के नाम के अंदर जो पहला पार्ट है वो फिजियो है, और फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। फिजियो का मतलब है फंक्शन। और दूसरा जो पार्ट है लोगोस, लोगोस कहते हैं स्टडी को।
अगर हम इन दोनों को मिलाएं, फिजियो और लोगोस को, तो हमारे पास इसकी डिफिनेशन बनती है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि एक बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, हर हिस्से का अपना अलग काम होता है। अब एक लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद किसी भी हिस्से के काम के बारे में पढ़ने को नाम देते हैं फिजियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक आर्गन को देखें तो उस आर्गन के अंदर मौजूद टिश्यूज के फंक्शंस क्या हैं, इसको फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। या हम देखें किसी आर्गन सिस्टम को, तो एक आर्गन सिस्टम के अंदर मौजूद आर्गन्स के फंक्शन क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। या हम एक ऑर्गेनिज्म को देखें तो एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद आर्गन सिस्टम्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो किसी भी लेवल पर हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, चाहे वो टिश्यू लेवल पर हो, आर्गन लेवल पर हो या आर्गन सिस्टम लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हमारी बॉडी के किसी हिस्से के फंक्शन को हम पढ़ेंगे तो उस ब्रांच को नाम देते हैं फिजियोलॉजी का। और इसके बाद पांचवी ब्रांच आज के इस टॉपिक में हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। तो ये एम्ब्रियोलॉजी भी दो अल्फाज से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहला वर्ड है एम्ब्रियो, सबसे पहला वर्ड एम्ब्रियो, और दूसरा वर्ड है लोगोस। तो लोगोस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे मौकों पर के लोगोस कहते हैं स्टडी को। अब एम्ब्रियो को जरा डिस्कस करते हैं, एम्ब्रियो किसे कहते हैं और फिर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते क्या है। देखिए, एम्ब्रियो को डिफाइन करते हैं अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि किसी भी जानदार की ऐसी औलाद कि जो पैदा नहीं हुई हो और पैदा होने से पहले उसके अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, कोई भी ऐसा ऑफस्प्रिंग कि जो पैदा न हुआ हो और पैदा होने से पहले डेवलपमेंट के प्रोसेस में हो, उस ऑफस्प्रिंग को नाम देते हैं एम्ब्रियो का। अब एम्ब्रियो प्लांट्स के अंदर भी एम्ब्रियो पाया जाता है और एनिमल्स के अंदर भी एम्ब्रियो पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो क्या है? प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो होता है मिनिएचर प्लांट इन सीड, के सीड के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे को नाम देते हैं एम्ब्रियो का। और उस पौधे के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स होता है, एक प्रोमूल होता है, एक रेडिकल होता है और तीसरा हाइपोकोटाइल होता है। तो इन तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल प्लांट्स के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है सीड के अंदर, उसको नाम देते हैं एम्ब्रियो का। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की या अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर एम्ब्रियो किसे कहते हैं? देखिए, एम्ब्रियो को डिफाइन करते हैं कि डेवलपमेंटल स्टेज आफ्टर सेकंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल 8th वीक। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जब मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, और उस फर्टिलाइजेशन के पहले 14 दिन तक जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है, उन डेवलपमेंटल स्टेजेस को नाम देते हैं प्री एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, पहले 2 हफ्तों तक। और फिर 2 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है, उन डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान उस डेवलप होने वाले पार्ट को नाम देते हैं एम्ब्रियो का। एक तो ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज जो ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन के 2 हफ्तों के बाद शुरू होती है और 8 हफ्तों तक जारी रहती है। 8 हफ्तों के बाद फिर इसे नाम देते हैं फीटस का। और फीटस बना, अभी हमने इसके बारे में सिर्फ ये पढ़ा कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या क्या पढ़ते हैं। तो एम्ब्रियो के बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी में 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये कि एम्ब्रियो कहते किसे हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज ये कि एम्ब्रियो बनता कैसे है, और एम्ब्रियो बनने के बाद इसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं कि उन तब्दीलियों के जरिए से कोई एम्ब्रियो चेंज हो जाता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ें, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बारे में पढ़ें, और फिर एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंटल स्टेजेस न्यू ऑफस्प्रिंग तक पढ़े, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। और इसी के साथ ही बायोलॉजी की आज के इस लेक्चर में जो 5 ब्रांचेस थी वो खत्म हो गई हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।